नमस्कार भाई, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैंने लिया है आपका कौन सा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का इतिहास मैं आपको सुना रहा हूं और आप इसको कहानी की तरह सुने। ठीक है, बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा और सारा इतिहास आपके दिमाग में बैठने वाला है। ठीक है, चलते हैं। सर, कहानी है राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट लोग थे कौन? ठीक है, अब तक मैंने आपको जो पिछले कहानियाँ पढ़ाई थी उसी कहानी से जुड़ी हुई कहानी है ये। क्या है कि सर, राष्ट्रकूट लोग जो हैं वो चालुक्य वंश से जुड़े हुए हैं। चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य नंबर 2 इन्होंने अपने सामंत के रूप में दांती दुर्ग को नियुक्त किया। ठीक है, इन्होंने अपने सामंत के रूप में किसको नियुक्त किया? दांती दुर्ग को नियुक्त किया। हुआ क्या आगे सर, जब चालुक्य वंश में राजा हुआ कीर्ति वर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश में राजा कौन हुआ? कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो सर, कीर्ति वर्मन द्वितीय ने अपने सामंत दांती दुर्ग को काय की उपाधि दी? पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी। आपने देखा पिछली कहानी में कि सर, चालुक्य वंश जो था उसमें आपका पृथ्वी बल्लभ, बल्लभ, सत्यश्रयी, रण विक्रम ऐसी उपाधियां चली। उन्हीं उपाधियों में से उन्होंने कौन सी? पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी किसको? दांती दुर्ग को। किसको दी? दांती दुर्ग को। आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये, जब सर दांती दुर्ग इस वंश का अंतिम शासक हुआ और इसके अधीन रहकर सर दांती दुर्ग ने कौन सा वंश चलाया? राष्ट्रकूट वंश। सर, कीर्ति वर्मन इस वंश का अंतिम शासक हुआ और कीर्ति वर्मन के अधीन रहकर दांती दुर्ग ने कौन सा वंश चलाया? राष्ट्रकूट वंश। और अपनी राजधानी बनाई मयूरखिड़ी। क्या राजधानी बनाई अपनी? मयूरखिड़ी। आपने देखा कि अंतिम शासक चालुक्य वंश का कीर्ति वर्मन द्वितीय, उसके अधीन उसके सामंत दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, और अपनी राजधानी क्या बनाई? मयूरखिड़ी। क्या राजधानी बनाई? मयूरखिड़ी। सर, इन्होंने और उपाधियां धारण की, जैसे परमेश्वर, महाराज धीराज, परम भट्टारक। परमेश्वर, महाराज धीराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि सर, जो दांती दुर्ग था इसने हिरण्य गर्भदान, ठीक है, इसने हिरण्य गर्भदान यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ कराया? हिरण्य गर्भदान यज्ञ कराया। इसकी जानकारी अनेक अभिलेखों से मिली, जैसे नौसारी अभिलेख ने कौन से? राष्ट्रकूट वंश की जानकारी दी। एलोरा अभिलेख ने राष्ट्रकूट वंश की जानकारी दी। इसके अलावा बड़ौदा अभिलेख ने भी राष्ट्रकूट वंश की जानकारी दी। इस वंश में अगला प्रतापी एक शासक है कृष्णा प्रथम। अगला प्रतापी शासक है कृष्णा प्रथम। सर, कृष्णा प्रथम ने क्या किया? कृष्णा प्रथम ने जो कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा वातपी नगर की स्थापना की गई, उस वातपी नगर को समाप्त कर दिया। किसने? कृष्णा प्रथम ने। कृष्णा प्रथम ने जो वातपी नगर था उसको समाप्त कर दिया और स्वतंत्र रूप से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। स्वतंत्र रूप से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राजधीराज की उपाधि ली। कौन सी उपाधि? राजधीराज। कौन सी उपाधि ली? राजधीराज। सर, चांदी के सिक्के भी किसने चलाए? कृष्णा प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने चांदी के सिक्के चलाए, राजधीराज की उपाधि ली, स्वतंत्र राज्य की अपनी स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर, कृष्णा प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णा प्रथम ने। किसने कराया? कृष्णा प्रथम ने। सर, कृष्णा प्रथम के दरबारी विद्वान कौन है? अकलंक भट्ट। तो क्वेश्चन है सर, अकलंक भट्ट किसके दरबारी विद्वान है? आपका आंसर होगा कृष्णा प्रथम। अकलंक भट्ट किसके दरबारी विद्वान है? कृष्णा प्रथम के दरबारी विद्वान हैं, जिनकी पुस्तक है राज्यवर्तिका ग्रंथ। तो राज्यवर्तिका ग्रंथ किसने लिखा है? सर, अकलंक भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? अकलंक भट्ट ने। और अकलंक भट्ट किसके दरबारी हैं? कृष्ण प्रथम के। किसके हैं? कृष्ण प्रथम के दरबारी हैं। कृष्ण प्रथम के बाद अगला शासक है ध्रुव। ठीक है, अगला शासक कौन है? ध्रुव। सर, ध्रुव का उल्लेख धूलिया अभिलेख से मिला।
धूलिया अभिलेख में ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? धारा वर्ष। किसके नाम से जाना गया? धारा वर्ष के नाम से जाना गया। ध्रुव ने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया, लेकिन ये जीता या हारा ये डिसाइड नहीं हो पाया। इतिहासकारों ने इसमें अपना कोई मत बेहतर नहीं दिया कि इसकी जीत हुई या हार हुई, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में ध्रुव के साथ ध्रुव का बेटा गोविंद तृतीय भी शामिल हुआ, ठीक है। ध्रुव के साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में इसका बेटा गोविंद तृतीय भी शामिल हुआ, ठीक है। गोविंद तृतीय ने कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि ली? कीर्ति नारायण। कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की और सर ये अपने पिता के साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में गया था, जिसकी जानकारी कीर्ति नारायण की उपाधि लेने वाले गोविंद तृतीय के लेखों में मिली है। गोविंद तृतीय ने अपने लेखों में बताया है कि हमने कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध जीता था। इसीलिए इतिहासकारों ने माना कि ध्रुव ने कन्नौज का जो है त्रिपक्षीय युद्ध जीत लिया था। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये कि सर कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में कौन गया? कौन गया? राजा ध्रुव। राजा ध्रुव के साथ कौन? गोविंद तृतीय। कौन था? गोविंद तृतीय, ठीक है। सर कृष्णा प्रथम ने बातवी को समाप्त किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, राजधीराज की उपाधि ली, चांदी के सिक्के चलाए, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया और इसके दरबारी विद्वान अकलंक भट्ट, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? राजवर्तिका ग्रंथ। यहाँ तक सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। आगे आपको इससे आगे मैं बताने वाला हूँ कि और कौन शासक आए इसमें। हाँ भाई चलें आगे। आगे राष्ट्रकूट वंश में देखो, आपको मैंने पढ़ाया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दांती दुर्ग, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर, कृष्णा प्रथम। कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में कौन गया? सर ध्रुव गया और ध्रुव के साथ उनका बेटा गोविंद तृतीय, ठीक है। इस वंश में अगला शासक आया अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ और सर अमोघ वर्ष के द्वारा राजधानी बनाई गई मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अब क्या हो गई है? मान्यखेत। सर राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हो गई मान्यखेत। और कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग की रचना किसने की? आंसर होगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान कई लोग हैं, जैसे जिनसेन। जिनसेन इनमें सबसे प्रमुख हैं। सर सबसे प्रमुख हैं जिनसेन। जिनसेन ने लिखा है कौन सा? आदि ग्रंथ। जिनसेन ने क्या लिखा है? आदि ग्रंथ। सर दूसरे विद्वान हैं सक्टायन। सक्टायन के द्वारा अमोघ वृत्ति की रचना की गई। सक्टायन के द्वारा क्या लिखा गया? अमोघ वृत्ति। सर अगले विद्वान हैं महावीराचार्य। महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रह किसकी रचना हुई? गणित सार संग्रह। तो आदि ग्रंथ किसने लिखा? जिनसेन ने। किसने लिखा? जिनसेन ने। आदि ग्रंथ जिनसेन, अमोघ वृत्ति सक्टायन, अमोघ वृत्ति सक्टायन, ठीक है। सक्टायन। और गणित सार संग्रह किसने? महावीराचार्य ने। गणित सार संग्रह किसने? महावीराचार्य ने, ठीक है। सर अमोघ वर्ष के बाद इस वंश का अगला शासक है इंद्र तृतीय, ठीक है। और इंद्र तृतीय पर क्वेश्चन ये है कि सर अल मसूदी भारत किसके समय आया था? तो किसके? इंद्र तृतीय के समय। अल मसूदी भारत किसके समय आया? इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी भारत आया। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई। सर इस वंश का अगला शासक है कृष्णा तृतीय। कौन है? कृष्णा तृतीय। सर कृष्णा तृतीय का जो शासन है वो बड़ा शांति प्रिय शासन रहा और इनके दरबारी कवि पोन्ना के द्वारा शांति पुराण की रचना की गई, ठीक है। क्यों की गई? क्योंकि सर इनका जो शासन है वो बेहद शांति प्रिय है। इन्होंने चोल वंश का दमन कर दिया, चोल वंश का बिल्कुल सफाया कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला शासक है कर्क द्वितीय, ठीक है। और कर्क द्वितीय जो है वो इस वंश का अंतिम शासक हुआ, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? कर्क द्वितीय। तो मैंने आपको इसमें कुछ शासक बताए, जैसे सर पहला आपको याद रखना है कौन है? दांती दुर्ग। उसके बाद आया कृष्णा प्रथम। उसके बाद आया राजा ध्रुव, जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया। सर ध्रुव के साथ उनका बेटा गोविंद तृतीय भी गया। उसके बाद आया अमोघ वर्ष, जिन्होंने
अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाई? मान्यखेत, ठीक है, और कविराज मार्ग की, है ना, कविराज मार्ग की रचना की। उनके बाद कौन आया? उनके बाद शासक हुआ इंद्रा तृतीय। उनके बाद शासक कौन हुआ? इंद्रा तृतीय, जिसके समय अल मसूदी भारत आया। उसके बाद हुआ कृष्णा तृतीय। कृष्णा तृतीय ने चोल वंश का दमन कर दिया और इनके दरबारी कवि पोन्ना के द्वारा शांति पुराण की स्थापना, शांति पुराण की रचना की गई, क्योंकि इनका जो शासन है वो बेहद शांति प्रिय शासन है। ठीक है, आगे सर कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का सबसे अंतिम शासक है। ठीक है, आशा है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग। ठीक है, यही आपसे विनती है मेरी बस।